सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज है, तो वही एमआईएम भी खुली चुनौती के साथ मैदान में है। देखिए, राणा रणजीत सिंह पूरी तरह से अपना कमान संभाल चुके हैं, अपने समर्थकों के साथ आमंत्रण यात्रा पर है। देखिए, इनका डेट भी घोषित हो गया है, 14 नवंबर को, अक्टूबर को, जी 14 अक्टूबर को ये भव्य नामांकन दाखिल करेंगे और उसकी ये आमंत्रण के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। एक ऐतिहासिक भीड़ बनने का और ऐतिहासिक गवाह बनने का आमंत्रण के लिए यात्रा पर निकले हैं। अभी हम देख सकते हैं नगर परिषद में है, लहन ढाका में है, समर्थकों की पूरी तरह से मौजूदगी है। बात करेंगे इनसे। जैसे चुनाव आता है, कई तरह की यात्राएं चली है, लेकिन ये आमंत्रण यात्रा के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं। रंजीत जी, भव्य नामांकन का आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया, 14 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक भीड़ के साथ आप नामांकन दर्ज करने का आपने आह्वान किया है। कैसे देखते हैं इस नामांकन यात्रा, कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए, हम लगातार जमीन पे रहने वाले लोग हैं। लोकसभा का चुनाव लड़े उसके अगले दिन से जमीन पे हैं। कुछ लोग आए हैं चुनावी दौर में, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई अब चिंता कर रहा है युवाओं की, कोई अब विरोधी जो अपने विधायक है उसके बात कह रहा है कि भैया उसने करप्शन किया या जो कमियां रही वो अंत में 20 दिन जब बाकी तब उनका जबान खुल रहा है। हम लोग पिछले 1 साल से थे और यही लहन ढाका जिसने प्रशासन का जो झेला है, जो यहाँ के विधायकों ने और पूर्व विधायक ने जो किया है, वो सब इसके गवाह रहे हैं। तो लहन ढाका यहाँ का पक्ष विपक्ष दोनों के विरुद्ध एक नए विकल्प एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राणा रंजीत के रूप में, हम लोग उम्मीदवार के रूप में है। तो पूरा लहन ढाका एक परिवार की तरह है, चूंकि हम लोग इनके दुख को हम लोगों ने देखा है। रात रात भर जब यहाँ के नौजवान बाहर खेत में सरे में घूम रहे थे, आज भी दर्जनों लोग जेल काट रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा जिन लोगों ने गांव को छोड़ दिया है। तो कोई बोला तो हमारे बैरिस्टर साहब ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, और हम लोग लगातार इस मुद्दे को बोलते आए हैं। तो जो अत्याचार हुआ, जो आज के विधायक हैं उनके जात के डॉक्टर थे, इस वजह से इनके ऊपर केस हुआ, और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो कहते हैं कि भैया सीसीटीवी देखे तो हमारा सर झुक गया। अरे भाई, ये तो पुरानी बात है। अगर किसी का आदमी मर जाएगा, आपके अस्पताल में अगर लापरवाही होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा, तो अब क्या उनके परिजनों का गुस्सा नहीं फूटेगा क्या? तो उन्होंने क्या कर दिया, किसी डॉक्टर को गोली मार दिया क्या? अरे, नाराजगी को व्यक्त किया। आप ये भी तो कह सकते थे नुकसान का भरपाई कर दीजिए, सब लोग चंदा मिला करके भरपाई कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, 500 लोगों पे अज्ञात केस करके पूरे लहन ढाका को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो जो भी आज के विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, आप अपनी चुप्पी के लिए जो है इसको भोगिएगा, और विधायक जी आपने जो करवाया है अपने स्वजाति डॉक्टर के लिए, वो आपको झेलना पड़ेगा। और लहन ढाका का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जो रोया है रात रात भर अपने गांव को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, और एक केस मुकदमा में लाखों रुपए बर्बाद किया। जो भरपाई करना था, अगर अनुमंडल अस्पताल का कुछ अगर गलती हुआ था इन लोगों से, तो जितना पैसा में भरपाई कर दिए होते, नया बस खरीद दिए होते, जितना एक एक आदमी को केस लड़ने में पैसा लगा है, इसका जवाब देने का समय आ गया है। चुनाव का समय आ गया है। अब बदला लिया जाएगा, अब हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों ने भी लहन ढाका के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया है, उसका हिसाब बाकायदा चुनाव में बटन दबा करके लहन ढाका की जनता करने जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ी आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजीत जी, एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है जो राजद को वोट करती आई है, और कहा जाता है कि जो हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात की जा रही थी आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की तरफ से, क्या कैसे देखते हैं वो वोट का समीकरण एमआईएम के साथ कितना दिखता हुआ नजर आ रहा है? राणा रंजीत सिंह एक हिंदू है, लेकिन जो ईमानदारी से एक एक मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है, उतना आरजेडी के कैंडिडेट में हिम्मत नहीं है। लहन ढाका के मुद्दे में आपने क्या किया? तो यहाँ के आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी है ना, मैं हिंदू हूं ना, लेकिन मैंने जितना लड़ाई लड़ा है यहाँ के एक एक मुसलमान भाइयों के लिए, आपकी हिम्मत नहीं है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ मैं बोलने वाला हूं कि हम लोग को कबूल नहीं है। जब मंदिरों में हम किसी मुसलमान को कबूल नहीं करेंगे, तो हम उनके मस्जिदों में क्यों हम लोग किसी हिंदू को घुसाएंगे? मैंने बोला आरजेडी एक छोटा सा भी कार्यक्रम करके दिखा दे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, नहीं कर सकती है। शेख वाजुल साहब के ऊपर जो मॉब लिंचिंग हुआ, एक शब्द बोला आरजेडी के जो यहाँ के उम्मीदवार है? कभी किसी मुसलमान पे जुर्म हुआ है क्या? एक शब्द बोला आपने? यहाँ के लोग गए थे उम्मीद लेकर के कि आप लहन ढाका के ऊपर जो केस किया गया आप बोलिएगा, तो आप क्या बोले कि अरे भाई प्रशासन ने हमको सीसीटीवी कैमरा दिखाया तो मेरा सर झुक गया।
आज ये जिला है पूर्वी चंपारण, 57 जिला परिषद सदस्य हैं। सबसे अधिक मुसलमान जीत करके आए थे, 15 मुसलमान जीत करके आए थे। जिला परिषद का उपाध्यक्ष किसी मुसलमान को बनना चाहिए था, लेकिन उसके ठेकेदार बने हुए थे हमारे आरजेडी को, जो यहाँ के पूर्व विधायक है। पूछिएगा एक एक जिला परिषद से, इन्होंने जाकर के क्यों नहीं बनने दिया, इन्होंने जाकर के एक यादव को बना दिया। अगर लालटेन का बटन ढाका की जनता, ढाका के मुसलमान भाई दबाएंगे तो नेता बनेगा तेजस्वी यादव, लेकिन अगर एक हिंदू भाई को पतंग के निशान पे बटन दबाएंगे तो नेता बनेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नेता बनेंगे अख्तरुल ईमान साहब। तो उनकी क़यादत मजबूत होगी, उनकी ताकत मजबूत होगी। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हम लोग को बी टीम वाले बोलने वाले लोग, हम लोगों ने कहा कि मात्र 6 सीट हम लोग को दे दो, हम नहीं चाहते कि भाजपा वालों को फायदा हो। बार बार बोले, डंका जाकर के पीटा। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, हम लोगों ने ढोल बजाया। लेकिन देखिए बी टीम वाला कौन है। अरे भाजपा की सरकार बन जाए वो कबूल है आरजेडी वालों को, लेकिन एमआईएम मुसलमान की पार्टी खड़ी ना हो जाए उसका डर है। मात्र 6 विधायक भी आप नहीं दे पाए। अब बी टीम बोल के काम नहीं चलने वाला। एक एक नौजवान जाग गया। स्थानीय विधायक 1,25,000 की मार्जिन से जीतने का दावा कर रहे हैं। 3 लाख से जीत जाए। उनको लगता है कि उन्होंने साड़ी बांट दिया था, बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? अरे जनता का एक खून पसीना चूसा हुआ पैसा था। भारतमाला में जो जमीन का पैसा नहीं मिला, आपने एक शब्द नहीं बोला। कौड़ी के दाम पे भारतमाला में मेरे जितने भाई थे जिसका जमीन पड़ा, 2013 के रेट से पैसा मिल रहा है 2025 में। एक धुर के लिए भाई भाई का मर्डर कर दे रहा है, लेकिन भारतमाला में बिना नोटिस के, बिना पैसा दिए अपने खेत को जो है सरकार के लोगों ने, भारतमाला के लोगों ने, धारीवाल वालों ने जो है कर लिया उसको। तो उस समय तो आप बोल नहीं पाए। आपके गांव फुलवरिया में 90% मुसलमानों के ऊपर केस किया हुआ है आपने। एक एक आदमी डर के सहम के रहता है, इतना सहम के रहता है कि 7 बजे रात को दिन दहाड़े घुस करके मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है शेख वाजुल साहब का। आप ही का गांव, विधायक जी का गांव का मामला है। और पूर्व विधायक जी का तो खैर बात ही कहिए, एक शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं था। जब राणा रंजीत ने बार बार चैलेंज किया तो अब जाकर के थोड़ा बहुत बोलना शुरू किए। तो हमने जब कहा कि भैया चलिए, एमआईएम की जीत तो कम से कम यही होगी कि विपक्ष के नेता के मुंह में जवान तो आ गया। वही नौजवान जिसको लोग कहता था कि एमआईएम में सब जो है नेका लड़का सब है, लफुआ सब, इस तरह की बात, गलत सलत बातें बोलते थे। लेकिन आज आपको युवा सम्मेलन करना पड़ा, युवा संवाद करना पड़ा, युवाओं का सम्मान करना पड़ा। ये एमआईएम की जीत। और मेरे भी कई लोग, अरे एमआईएम के लोगों ने मुझे कहा कि भैया ऐसा ऐसा दावत है, क्या जाऊं? मैंने बिल्कुल जाओ, उनकी बातों से सुनो, उनसे सवाल करो। मैं बंबई गया तो मेरे लोगों को कहा गया कि भैया मत मिलिएगा, एमआईएम वाला राणा रंजीत जा रहा है उसको मत मिलिएगा। लेकिन आपने हुजूम देखा। लेकिन जब वो बंबई जाएंगे तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल जाओ। ढाका के पूर्व विधायक है, अगर आपके शहर में जा रहे तो उनका इस्तेकबाल होना चाहिए। ये संस्कार है सीताराम बाबू मोतियूर रहमान साहब का संस्कार, ये है जो हम लोग के अंदर है, जो हम लोग इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। रंजीत जी, अधिकतर आबादी तो यही कह रही है कि राणा रंजीत अगर चुनाव मैदान में है तो भाजपा के समर्थन के लिए है, भाजपा को जिताने आया है, यानी राजद को नुकसान करने आया है। देखिए आपको एक सच्चाई बता दूं, पवन जायसवाल जी चुनाव अगर जीते थे ना तो 25 से 30 हजार मुसलमानों ने उनको वोट दिया था। ये लोग हैं, और जो पशमंदा मुसलमान हैं जिसको फैसल रहमान साहब ने इज्जत नहीं दिया, वो इतने नाराज थे कि उन्होंने तकलीफ में भाजपा तक को वोट कर दिया। ये है यहाँ की सच्चाई। वो 25,000 लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब जब एमआईएम है तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और हम लोग बेबाकी से हर बात को बोलने वाले लोग हैं। तो अब वो मुसलमान जो मजबूरी में पवन जायसवाल जी को वोट देते थे, अब वो कहाँ वोट जाएगा? वो एमआईएम में जाएगा, और उनके वोट की गिनती भी होगी। भाजपा में तो गुस्से में दिया भी उन्होंने, लेकिन उनके वोट की गिनती नहीं हुई। तो ये सच्चाई है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, ऊपरी ऊपरी बात बोलते हैं, वो अलग बात कहते होंगे। आप आरजेडी के टिकट लेकर के आते हैं, ये 1.5 लाख मुसलमानों की आबादी है इस इलाके में। आप एमवाई का समीकरण है, राजपूत समाज भी ने भी आपको साथ दिया। मेरे ससुर जी, मेरा पूरा ससुराल, मैं कई राजपूत भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने पवन जायसवाल जी को नहीं दिया। लोग कहते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड माइंडेड व्यक्ति हैं। लोगों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं। इस वजह से जो है राजपूतों ने दिया, हमारे फॉरवर्ड समाज ने दिया। आप किसी को लेकर के नहीं चल पाए, तभी भी आप चुनाव हार जाते हैं। अरे भाई, ये तो शर्म वाली बात है कि 1.5 लाख जहाँ मुस्लिम आबादी हो, एमवाई समीकरण हो, वहां चुनाव आप हार जाते हैं। अगर आप जीते होते तो मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता। आपने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि दोबारा आपकी जीतने का कोई गुंजाइश है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो अत्याचार यहाँ पे हो रहा है गरीब और दलितों के ऊपर, जो यहाँ पे मुसलमान के बस्तियों का, नालियों का जो समस्या है, कोई देखने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। 500-500 लोगों के ऊपर FIR हो जा रहा है। फुलवरिया गांव में एक मुसलमान, छोटी छोटी बच्चियां, 12 साल 10 साल की बच्चियों के ऊपर जो है केस है।
मुहर्रम वाला केस में जो है लपेटा हुआ है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। मालूम है कि जिस दिन बोलेंगे विधायक जी का आदमी लपेट देगा। तो ये सच्चाई है इस इलाके की। तो बोलने की हिम्मत नहीं थी यहाँ, विपक्ष तो था ही नहीं, शून्य था विपक्ष। यहाँ तक कि पवन जायसवाल जी ने भी कहा कि विपक्ष गोबर है, जवान नहीं है। तो चलिए, कम से कम आज भी बोलना शुरू किया है, मैं बधाई देता हूँ कि ये काम अगर ये अंत के महीने में नहीं करके आप कुछ साल पहले किए होते तो मैं यहाँ होता ही नहीं, मेरा कोई स्थान ही नहीं। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल करेंगे। तेजस्वी यादव ने चुनावी दांव खेल दिया है चुनाव के पहले, हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, और वही बात एनडीए में भी चल रही है कि चिराग पासवान को लेकर के भी अटकलें देखी जा रही है। लेकिन एक सवाल करेंगे, आरजेडी की तरफ से उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या दाव उनका चलेगा बिहार में? बिल्कुल खोखला दाव है भाई। यहाँ तो कंपटीशन लगा हुआ है, 9वीं फेल 7वीं फेल में। तेजस्वी यादव 9वीं फेल तो सम्राट चौधरी 7वीं फेल। कोई जंगल राज की बात करता है, कोई बमबाज की बात करता है कि बमे से मारते हैं, गोली भी नहीं चलाते हैं। तो इतिहास तो सवाल करेगा, पलटेगा, आपको बार बार आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं जो आज की स्थिति है और जो आपने बोला है कि दाव खेला है, तो इतने लोगों को देना संभव नहीं है। अब मैं भी कह देता हूँ कि बिहार में मैं समुंदर लेके आऊंगा, ढाका में मैं समुंदर लेके आ जाऊंगा, बम्बई वाला समुंदर रास्ता बनाऊंगा और यहाँ से जहाज विदेश जाएगा। तो कोई मतलब है? कुछ भी बोल देना कोई मतलब है? 14 अक्टूबर को आपने शंखनाद कर दी है और ऐतिहासिक रैली के माध्यम से आप हुंकार भरेंगे, नामांकन भरेंगे। ढाका में ऐतिहासिक रैली की बात आप कर रहे हैं, क्या आह्वान करते हैं लोगों से, क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितने लोगों की संख्या में आप शंखनाद करने वाले? देखिए, ये आज हम लोग जो यात्रा निकाला है, हम लोगों ने निमंत्रण यात्रा, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। और ये जो एक मुहिम चला है ढाका विधानसभा में कि इस पर बदलाव की लहर चल रही है। मैंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सीताराम बाबू का संस्कार है, मंत्री रहे, लंबे समय तक लोगों की सेवा की है। एक और कैंडिडेट कल अनाउंस हुए जो डॉक्टर रहे। तो अगर चुनना ही है तो कोई पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे लोग। इन लोगों को तो देख लिया, इन लोगों को परख लिया है। और क्या इनका मंशा है पैसा कमाना, कमीशन कमाना, ये इनका मंशा रहा। तो कहीं ना कहीं जनता के सामने है और लोग बदलाव करने जा रहे हैं। पहले कोई विकल्प नहीं था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति थी, तो मजबूरन लोगों को कहीं ना कहीं या तो कुआं में या खाई में गिरना पड़ता था। लेकिन इस बार एक बेहतर और मजबूत विकल्प आया है और जनता ने मन बना लिया कि बदलाव करेंगे। और लोग जो अक्सर कहते थे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में ढाका को बलि चढ़ाया जाता था, तो राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है और लोग कहते हैं कि एआईएमआईएम मुसलमानों की पार्टी है। तो ठीक है भाई, आप अगर कहते हैं तो यही सही। तो मैं खुद एक हिंदू और मुसलमान की पार्टी से हूँ, तो ये तो तय है कि हिंदू मुसलमान इस बार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। तो देखिए, राणा रंजीत सिंह मैदान में है और आमंत्रण यात्रा पर लहन ढाका में पहुंचे हैं, समर्थक है। और साथ ही जो है बिहार में डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। डॉक्टर परवेज आलम से बात करते हैं, डेंटल है, डेंटिस्ट है, एक तरफ सेवा करते हैं लोगों की, तो राजनीति में भी सक्रिय है और राणा रंजीत के इस सफल यात्रा में शामिल है। कैसे देखते हैं, कितना भीड़ और कितना देखिए बेचैनी है राणा रंजीत को देखिए। एक बेचैनी, एक हुंकार और एक ललकार के तहत यहाँ देखिए सभी समर्थक। परवेज आलम है, बात करते हैं डेंटिस्ट से। कैसे देखते हैं यात्रा, कितना सफल होगा और कितना प्रभावित करेंगे आप चुनाव में इस बार? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 14 अक्टूबर को हमारा नामांकन समारोह है, वहाँ आइए। और अवसी साहब भी बहुत जल्द आने वाले हैं लोगों के बीच, आइए। बिल्कुल ये चुनाव जो है बदलाव की तरफ जा रहा है, इसमें कोई सही बात नहीं, एकदम बदलाव। और देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात जरूरी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स होना चाहिए। जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो सामने का विधायक हो या पूर्व विधायक हो, कभी काम नहीं करेगा आपका। जब प्रेशर आपको पड़ेगा तभी कोई काम करेगा। और उसका दूसरा नतीजा सबसे जो जरूरी है कि बदलाव करना। जब तक बदलाव नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए, शमीम अंसारी है, प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए। जैसे इनको एक जिम्मेदारी मिली, काम मिला, इन्होंने अपने प्रखंड में बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए कई ऐसे संस्थापक सदस्यों को इन्होंने जोड़ा है और एक कारवा तैयार किया है, बड़ा रूप इख्तियार किया है, एमआईएम के लिए समर्पित है। कैसे देखते हैं चुनाव, कितना झोली में आता हुआ नजर आ रहा है?
ये बिल्कुल झोली में आ रहा है चुनावी। यहाँ आप तो जाहिर सी बात है कि जो ये हमारे जिंदाबाद अब ये बड़े भाई और छोटे भाई का समय नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग खुद मजले भाई की हैसियत से दादा विधानसभा में आ चुके हैं। एक बार जब बड़े भाई को देखा, एक बार छोटे भाई को देखा, तो मजले भाई को भी देखो। और मजला भाई किसी का हाथ मारता नहीं है, वो बड़ों को भी सम्मान करता है और छोटों को भी प्यार करता है। आपके पिताजी भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेसी थे, कांग्रेस में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हामिद अंसारी, कितना कैसे देखते हैं जो क्या आरजेडी को जो सपोर्ट करने वाले लोग, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले एमआईएम में कितना परिवर्तन हुआ अब तक इन लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और यह की बार परिवर्तन होगा। आरजेडी के भी लोग हमारे साथ हैं, जेडीयू के भी लोग भी हमारे साथ हैं। कल ही मेरी भाजपा के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो बोले कि नहीं, मैं खुद अब की बार ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं असद साहब का दीवाना हो गया हूँ। उन्होंने जैसे पाकिस्तान को ललकारा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट ने भी नहीं ललकार पाया, तो हम तो अब की बार असद साहब के साथ ही रहेंगे, राणा रंजीत के साथ रहेंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। चौथा विकल्प की बात भी लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी एक प्रत्याशी को उतार दिया डॉक्टर एलवी प्रसाद के रूप में, कैसे देखते हैं? कितना घमासान होगा और कितना युद्ध के लिए आप लोग तैयार हो गए? देखिए, ये लड़ाई राजनीतिक है। डॉक्टर एलवी प्रसाद बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन अभी वो राजनीतिक नहीं हुए हैं। उनको अभी राजनीतिक होने में यानी दाव पेच उनको नहीं आ रहा है, और राजनीति कहा जाता है कि दाव पेच आनी चाहिए राजनीति, सही राजनीति करने के लिए। देखिए, कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, राणा रंजीत के इस यात्रा में है, कैसे देखते हैं? मुस्कुराहट रहेगा चुनाव तक? सबसे बड़ी बात है समीउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लहन ढाका के इस खूबसूरत सरजमी पे कि राणा रंजीत जी के इस काफिले को आप कवर करने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी जो है वाकई में ये लहन ढाका नहीं, पूरा ढाका विधानसभा जग चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि हिस्ट्री में याद दिलाना चाहता हूँ, आजादी से पहले जब तक इस ढाका और चंपारण की सरजमी पे बैरिस्टर नहीं आया था, तब तक यहाँ पे बदलाव नहीं आया। और दूसरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आजादी के बाद पहली बार ढाका की सरजमी पे आ चुके हैं। तो जितने लोग जो बेचैन थे, जिनके पास रास्ता नहीं था, कोई तीर, कोई फूल, कोई लालटेन लेकर चल रहे थे, आज उनको पता है कि दूसरा बैरिस्टर ढाका में आ चुका है। अब हमें उन्हीं का झंडा धोना है, और राणा रंजीत जी को उन्होंने चुना है। हम सब लकी हैं कि ऐसे जाबाज सिपाही को उन्होंने चुना है कि इस बार वाकई में ढाका विधानसभा में बदलाव होगा और असदुद्दीन अवैसी साहब का झंडा बुलंद होगा, और विधानसभा में ढाका से भी राणा रंजीत जी को हम लोग भेजने का काम करेंगे। ढाका ठान चुका है पतंग को उड़ाने के लिए। बिल्कुल, पूरा ढाका ठान चुका है पतंग को उड़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक ढाका के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे आजादी से पहले गांधी जी नहीं आए थे, तो ढाका और चंपारण देश को आजाद करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। उसी तरीके से इस विधानसभा और इस बिहार को हर तरीके से करप्शन मुक्त करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। हर तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं था। लेकिन असद साहब जब आ चुके हैं बिहार के सरजमी में, और उसमें भी ढाका को उन्होंने चुना है, जिनको गांधी जी ने चुना था, तो नो डाउट ढाका के लोग वफादार होते हैं। गांधी जी को समर्थन देकर वो महात्मा गांधी बनाए थे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को समर्थन देकर हम लोग नई सरकार आने वाले कल में बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, लहन ढाका में आमंत्रण यात्रा पहुंच गया है, और देखिए यहाँ स्थानीय लोगों की भागीदारी है, और साथ ही सभी युवा कार्यकर्ता। एक युवा कार्यकर्ता मौज नूर से हम बात करेंगे, जो पार्टी के लिए समर्पित है और दीवाने हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और खास तौर से राणा रंजीत के दीवाने हैं। तो देख सकते हैं, बात करेंगे हम इधर आओ। माज़नूर से हम बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं लड़ाई, कितना लड़ने को तैयार है आप? जी, हम लोग अब किसी और का गुलामी करने की अब हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब हम लोगों का खुद पार्टी मैदान में आ चुका है। पहले हम लोगों को कोई विकल्प नहीं था। अब हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अब हम लोग गुलामी नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग का खुद पार्टी आ चुका है। हम लोगों का 18% आबादी है, और